दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक पल नहीं होते, बल्कि पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा जहां आप थे और दूसरा हिस्सा जहां आप हो गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे तोड़ा भी और बनाया भी। वो शाम थी एक शानदार जलसे की। चमकदार रोशनियां, सजे संवरे लोग और शैंपेन के गिलास हाथों में लिए हुए मुस्कुराते चेहरे। मैं भी वहां थी अपने पति के साथ। मेरे पति का नाम विक्रम था। देखने में बेहद आकर्षक, बात करने में माहिर और समाज में एक सफल रियल एस्टेट टाइकून के रूप में जाने जाते थे। उस शाम मैंने एक खूबसूरत लाल रंग की गाउन पहनी थी जो विक्रम ने खुद मेरे लिए चुनी थी। मुझे लगा था कि शायद आज कुछ बदलेगा, शायद आज वो मुझे फिर से वैसे ही देखेंगे जैसे हमारी शादी के पहले साल में देखते थे। लेकिन मैं कितनी गलत थी, ये मुझे उस रात पता चल गया। जलसे में बहुत भीड़ थी। विक्रम के बिजनेस पार्टनर्स, उनके दोस्त, कुछ रिश्तेदार और समाज के नामी लोग। मैं एक कोने में खड़ी थी और विक्रम दूर अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते दिख रहे थे। तभी मैंने उसे देखा। एक लड़की जो विक्रम के बिल्कुल पास खड़ी थी, बहुत करीब। उसका नाम नेहा था और वो विक्रम की कंपनी में आर्किटेक्ट थी। मैं उसे पहले भी कई बार देख चुकी थी। हर बार जब मैं विक्रम के ऑफिस जाती तो वो हमेशा उनके केबिन के आसपास ही मंडराती रहती थी। मैंने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि विक्रम हमेशा कहते थे कि मैं बेवजह शक करती हूँ। लेकिन उस शाम कुछ अलग था। नेहा विक्रम के बहुत करीब खड़ी थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर हंस रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने अपना गिलास टेबल पर रखा और उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक विक्रम ने मुझे देखा और एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। वो मुस्कान जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो ठंडी थी, क्रूर थी और किसी इरादे से भरी हुई थी। मैं और करीब आई और तभी जो हुआ उसने मेरी पूरी दुनिया को हिला दिया। विक्रम ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए नेहा को अपनी बाहों में खींचा और उसके होठों पर एक लंबा गहरा चुंबन दे दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई हो। मेरे हाथ कांपने लगे और सांसें रुक सी गईं। विक्रम ने नेहा को छोड़ा और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो चाहते थे कि मैं टूटूं, रोऊं, चिल्लाऊं, उनके पैरों में गिर जाऊं और मिन्नतें करूं। वो चाहते थे कि मैं सबके सामने अपमानित हूं और अपनी औकात जान लूं। लेकिन उस पल कुछ अजीब हुआ। मेरे अंदर जो दर्द था वो अचानक एक अजीब सी शांति में बदल गया। मुझे अपनी पिछली 4 महीनों की तैयारी याद आ गई। वो सारे डिजिटल सबूत जो मैंने इकट्ठे किए थे, वो सारे कानूनी दस्तावेज जो मैंने तैयार किए थे, वो सारी योजना जो मैंने इसी पल के लिए की थी। और तभी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई, एक शांत, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। विक्रम का चेहरा देखने लायक था। वो चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं मुस्कुराऊंगी। मैंने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से एक गहरा नीला फोल्डर निकाला। वो फोल्डर जो मैंने खास इस पल के लिए अपने पास रखा था। मैं धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ी। पूरा हॉल मुझे देख रहा था। मेरे हर कदम की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं विक्रम के सामने पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के वो फोल्डर उनकी छाती पर रख दिया। फिर मैंने बहुत शांत आवाज में कहा कि ओ विक्रम, परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। मैं ये तुम्हें कल लॉ फर्म में देने वाली थी, लेकिन आज ही सही, इसे साइन कर दो। विक्रम ने कांपते हाथों से वो फोल्डर खोला और जैसे ही उन्होंने उसके अंदर के कागजात देखे, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तलाक के कागजात थे, और सिर्फ तलाक के कागजात नहीं, बल्कि उनके साथ विक्रम की सभी महिला मित्रों के साथ सबूत, उनकी कंपनी के वो अवैध वित्तीय सौदे जो उन्होंने मुझसे छुपाए थे, वो पॉश फार्म हाउस के दस्तावेज जो उन्होंने मेरे नाम से खरीदी थी लेकिन अपने नाम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ था उस फोल्डर में। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नेहा, जो अब तक उनके पास खड़ी थी, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैंने फिर कहा कि तुमने सोचा था ना विक्रम कि मैं यहाँ टूट जाऊंगी, रो पड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। लेकिन तुम भूल गए कि एक औरत जब चुप रहती है तो वो डर से नहीं बल्कि रणनीति बना रही होती है। मैं पिछले 4 महीने से चुप थी विक्रम, तुम्हें देख रही थी, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रही थी, और आज तुमने खुद ही मुझे वो मौका दे दिया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। पूरा हॉल अब फुसफुसाहट से भर गया था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ अपने फोन निकाल रहे थे। विक्रम के चेहरे पर पसीना आ गया था। उन्होंने कहा कि प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो, हम इसे घर जाकर बात करते हैं। लेकिन मैंने सिर हिलाया और कहा कि नहीं विक्रम, तुमने मेरा अपमान करने के लिए इतने लोगों के सामने ये नाटक किया, तो मेरी आजादी का ऐलान भी इन्हीं लोगों के सामने होगा। अब तुम यह कागजात साइन करोगे और हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। विक्रम ने गुस्से से कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे छूट नहीं सकती, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने हंसकर कहा कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी विक्रम, तुमने हमेशा ये सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ।
लेकिन सच तो ये है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तुम्हारा वो रियल एस्टेट साम्राज्य जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, वो मेरे दिवंगत दादाजी के पैसों से शुरू हुआ था। वो पेंट हाउस जिसमें तुम राजा की तरह रहते हो, वो मेरे नाम पर है, और अब ये सारे कागजात मेरे वकील के पास हैं। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगली सुबह आर्थिक अपराध शाखा तुम्हारे दरवाजे पर होगी। विक्रम का चेहरा देखने लायक था। उनके हाथों से वो कागजात गिर गए। नेहा तो बहुत पहले वहां से भाग चुकी थी और बाकी लोग अब मुझे एक अलग नजर से देख रहे थे। मैंने अपना हैंडबैग उठाया, अपने बाल ठीक किए और हॉल से बाहर निकलने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार विक्रम को देखा। वो वहीं खड़े थे, टूटे हुए, हारे हुए, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं आजाद हो गई हूँ। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, और इसे समझने के लिए आपको मुझे मेरे अतीत में ले जाना होगा, वहाँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहाँ जहाँ एक मासूम लड़की ने प्यार के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स को दे दी थी जो सिर्फ अपने वित्तीय फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। तो चलिए, मैं आपको अपनी कहानी की शुरुआत में ले चलती हूँ, वहाँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मेरा जन्म मुंबई के एक संपन्न परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी एक सफल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे और माँ एक घरेलू महिला थी जो अपना पूरा समय परिवार को देती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। बचपन से ही मुझे कला और वास्तुकला में बहुत रुचि थी। मैं हमेशा क्लास में टॉप करती थी और मेरे पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व था। उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ और मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँ। मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया और फिर विदेश से अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स किया। मेरा सपना था कि मैं अपनी खुद की डिजाइन फर्म शुरू करूंगी और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के क्षेत्र में काम करूंगी। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। मेरी मुलाकात विक्रम से मेरे मास्टर्स के बाद एक सेमिनार में हुई थी। वो मेरे एक दोस्त के कलीग के दोस्त थे। एक प्रॉपर्टी एक्सपो में हमारी पहली मुलाकात हुई और पहली ही नजर में मुझे लगा कि शायद यही वो शख्स है जो मेरे लिए बना है। विक्रम बेहद आकर्षक थे। लंबे, गोरे, तीखे नैन नक्श और बात करने का उनका अंदाज ऐसा था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। वो उस वक्त एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वो अपनी खुद की रियल एस्टेट कंपनी खोलना चाहते थे। हमारी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे हम करीब आते गए। विक्रम मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, मुझे रेयर विंटेज वाइन भेजते थे, मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं इस दुनिया की सबसे खास लड़की हूँ। 6 महीने की डेटिंग के बाद विक्रम ने मुझे प्रपोज किया। मुझे आज भी वो पल याद है। हम गेटवे ऑफ इंडिया के पास टहल रहे थे और अचानक विक्रम ने घुटने के बल बैठकर मुझसे कहा कि प्रिया, तुम मेरी प्रेरणा हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत खुश थी। मैंने हाँ कर दी और उसी दिन से हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरे माँ पिताजी को भी विक्रम बहुत पसंद आए, खासकर पिताजी को, क्योंकि विक्रम बिजनेस की बहुत अच्छी समझ रखते थे और पिताजी के साथ घंटों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बातें करते रहते थे। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो सारी बातें, वो सारा प्यार, वो सारी केयर सब नकली था। विक्रम ने शुरू से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो अत्यधिक धनवान घर की हो, जिसके पिता के पैसों से वो अपना साम्राज्य खड़ा कर सके, और मैं उनके लिए परफेक्ट थी। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। मुंबई के सबसे आलीशान होटल में सैकड़ों मेहमान, लाखों रुपए का खर्चा और एक परफेक्ट फेरी टेल की तरह सजी हुई शादी। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मेरे पास प्यार करने वाला पति होगा, एक खुशहाल घर होगा और मैं अपने सपने भी पूरे कर सकूंगी। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पहले महीने तो सब ठीक रहा। विक्रम बहुत प्यार से पेश आते थे। हम साथ यूरोप ट्रिप पर गए, साथ खाना खाते थे, हर वक्त साथ रहते थे। लेकिन दूसरे महीने से मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे। विक्रम अब ज्यादा समय साइट्स पर बिताने लगे, देर रात घर आते थे और कभी कभी तो पूरी रात बिजनेस पार्टी में ही रह जाते थे। मैंने सोचा कि शायद वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हैं, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। मैंने अपने पिताजी से बात की और उनसे विक्रम के लिए 75 लाख रुपए का लोन मंगवाया ताकि विक्रम अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सके। पिताजी ने बिना कुछ पूछे मुझे वो पैसे दे दिए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अपने फैसलों में समझदार हूँ। विक्रम बहुत खुश हुए जब मैंने उन्हें ये पैसे दिए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि तुम सचमुच मेरी भाग्य लक्ष्मी हो प्रिया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और उसी पैसे से विक्रम ने अपनी कंपनी शुरू की। नाम रखा ग्रेस लैंड डेवलपर्स। शुरुआत में कंपनी छोटी थी,
सिर्फ 6 इंजीनियर थे। लेकिन विक्रम की मेहनत से कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती गई विक्रम का व्यवहार मेरे साथ बदलता गया। अब वो मुझसे प्यार से बात नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे और कभी कभी तो मुझे एकदम नजरअंदाज कर देते थे। मैंने कई बार उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन वो हमेशा कहते कि तुम बहुत सोचती हो प्रिया, मैं बस प्रोजेक्ट टेंशन में हूं, बाकी सब ठीक है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि विक्रम का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। वो लड़की उनकी कंपनी की एक इंटीरियर डिजाइनर थी, नाम था समीरा। मुझे ये बात मेरी एक सहेली ने बताई, जिसने विक्रम और समीरा को एक लग्जरी रेस्टोरेंट में साथ देखा था। शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने सोचा कि शायद वो कोई क्लाइंट मीटिंग होगी, लेकिन फिर मैंने खुद जाकर देखा। मैं एक दिन छुपकर उस रेस्टोरेंट में गई और वहां मैंने विक्रम और समीरा को साथ देखा। वो दोनों हाथ पकड़े बैठे थे और बहुत करीब से बातें कर रहे थे। मेरे दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ गया। मैं वहां से भागकर घर आ गई और घंटों रोती रही। उस रात जब विक्रम घर आए तो मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि विक्रम, मैंने आज तुम्हें समीरा के साथ देखा, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? विक्रम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि हाँ तो क्या हुआ, वो मेरी एसोसिएट है, मैं उससे बात नहीं कर सकता क्या? तुम्हें हर बात में शक होता है प्रिया, यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं सन्न रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम मेरे सवाल को इस तरह पलट देंगे। उन्होंने मुझे ही दोषी ठहरा दिया और मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं ही गलत हूँ। और उस दिन के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। जब भी मैं कुछ पूछती विक्रम मुझे ही गलत साबित कर देते। वो कहते कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, तुम मुझे परेशान करती हो, तुम्हारी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। और धीरे धीरे मैं खुद को ही दोषी मानने लगी। मैंने सोचा कि शायद सचमुच मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे विक्रम पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और इसी सोच के साथ मैं चुप हो गई। मैंने विक्रम से कुछ पूछना बंद कर दिया। उनके देर से घर आने पर, उनके फोन पर आने वाले मैसेजेस पर, उनके व्यवहार में आए बदलाव पर मैंने कुछ नहीं कहा। और विक्रम को लगा कि उन्होंने मुझे कंट्रोल कर लिया है। लेकिन असल में जो हो रहा था वो ये था कि मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। हर रोज एक टुकड़ा मेरा खुद से दूर होता जा रहा था। मेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा था, मेरी खुशियां गायब हो रही थी और मैं एक ऐसी औरत बनती जा रही थी जो सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए जीती है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि विक्रम चाहते थे कि मैं घर पर रहूं और उनका और घर का ख्याल रखूं। मैंने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया क्योंकि विक्रम को वो पसंद नहीं थे। मैंने अपने शौक छोड़ दिए क्योंकि विक्रम को लगता था कि मैं गैर लाभकारी चीजों में समय बर्बाद करती हूँ। और धीरे धीरे मैं सिर्फ प्रिया नहीं रही बल्कि विक्रम की पत्नी बन गई, एक ऐसी पत्नी जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। मेरे माँ पिताजी को भी लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। माँ अक्सर मुझसे पूछती थी कि बेटा सब ठीक तो है ना, तुम उदास क्यों रहती हो? लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराकर कहती थी कि सब ठीक है माँ, बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है। मैं अपने माँ पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि शादी तो ऐसी ही होती है, थोड़े समझौते करने पड़ते हैं, थोड़ा सहना पड़ता है। लेकिन मैं गलत थी। शादी में समझौता होता है, लेकिन अपनी खुद की पहचान खोना, अपनी इज्जत खोना, अपनी खुशियां खोना, ये समझौता नहीं बल्कि जुल्म है। और मैं उस जुल्म को सह रही थी। और फिर एक दिन वो पल आया जिसने मेरी आंखें खोल दी। वो दिन मेरी और विक्रम की तीसरी शादी की सालगिरह थी। मैंने पूरे दिन तैयारियां की थीं। विक्रम का पसंदीदा खाना बनाया था, घर को सजाया था, एक खूबसूरत सी लग्जरी घड़ी भी खरीदी थी। मुझे लगा था कि शायद आज का दिन खास होगा, शायद विक्रम को याद होगा कि आज हमारी सालगिरह है। लेकिन विक्रम देर रात घर आए, बिना किसी विश नहीं, बिना किसी गिफ्ट के। उन्हें याद तक नहीं था कि आज हमारी सालगिरह है। जब मैंने उन्हें याद दिलाया तो वो बस इतना बोले कि ओह सॉरी प्रिया, भूल गया, बहुत काम था आज। और फिर बिना कुछ खाए वो सीधे अपने रूम में चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई, हाथ में उनकी गिफ्ट लिए, आंखों में आंसू लिए और दिल में एक सवाल लिए कि क्या सचमुच मेरी इतनी भी कोई अहमियत नहीं है। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन उस रोने में सिर्फ दर्द नहीं था बल्कि एक गुस्सा भी था, खुद पर गुस्सा कि मैंने खुद को इतना कमजोर क्यों बनने दिया। और उसी रात मैंने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे अपनी खुद की इज्जत वापस लेनी होगी। और उसी रात से मैंने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि अगर मुझे विक्रम से छुटकारा पाना है तो मुझे सबूत चाहिए, मुझे उनकी हर गलत हरकत का सबूत इकट्ठा करना होगा। और मैंने वही किया।
अगले दिन से मैंने विक्रम की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने उनके फोन में छुपे चैट्स को पढ़ना शुरू किया, उनके ईमेल्स को चेक करना शुरू किया, उनकी सीक्रेट मीटिंग्स को ट्रैक करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीजें पता चलने लगी। मुझे पता चला कि विक्रम का सिर्फ समीरा के साथ ही नहीं बल्कि और भी कई व्यवसायी महिलाओं के साथ चक्कर चल रहा था। मुझे पता चला कि विक्रम ने मेरे पिताजी से लिए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया था, बल्कि बहुत सारा पैसा उन्होंने अपनी विलासिता और गर्लफ्रेंड्स पर खर्च किया था। मुझे पता चला कि विक्रम ने कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर खरीदी थी, लेकिन अब वो उसे अपने नाम धोखे से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता चला कि विक्रम की कंपनी में कुछ गैरकानूनी लेन देन भी हो रहे थे, जिसकी जानकारी सिर्फ विक्रम को थी, और ये सारी जानकारियां मैंने चुपचाप इकट्ठी करनी शुरू की। हर मैसेज का स्क्रीनशॉट, हर ईमेल की कॉपी, हर दस्तावेज की फोटो, सब कुछ मैंने सुरक्षित करना शुरू कर दिया। मैंने एक अलग प्रीपेड फोन खरीदा जिसमें मैं ये सारे सबूत सेव करती थी। मैंने एक वरिष्ठ वकील से भी संपर्क किया, एक महिला वकील जिसका नाम था श्रीमती आरती देसाई। आरती जी बहुत अनुभवी थीं और उन्होंने कई महिलाओं को ऐसे केसेस में मदद की थी। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और उन्हें सारे सबूत दिखाए। आरती जी ने मुझे बहुत हौसला दिया। उन्होंने कहा कि प्रिया, तुम बहुत साहसी हो और तुम्हारे पास बहुत मजबूत केस है, हम इसे आसानी से जीत सकते हैं। बस तुम्हें अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा और सबूत इकट्ठे करने होंगे। और मैंने वही किया। मैंने 4 महीने तक चुपचाप सब कुछ सहा, हर ताना, हर अपमान, हर दर्द। लेकिन अंदर से मैं टूट नहीं रही थी, बल्कि और मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि अब मेरे पास एक मकसद था, एक लक्ष्य था, और मैं जानती थी कि जल्द ही वो दिन आएगा जब मैं विक्रम को उनकी औकात दिखाऊंगी। और फिर वो दिन आया जिस दिन विक्रम ने मुझे उस शानदार जलसे में बुलाया था। शुरू में मुझे लगा कि शायद विक्रम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। लेकिन जब मैंने आरती जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि प्रिया, सावधान रहना, विक्रम कुछ बड़ा करने वाले हैं। यह जलसा कोई साधारण पार्टी नहीं है। और आरती जी सही थी। उस जलसे में जाने से पहले मैंने अपने हैंडबैग में तलाक के कागजात रखे थे। वो कागजात जो आरती जी ने तैयार किए थे और जिनमें विक्रम के सारे अनैतिक संबंधों के सबूत, उनकी गैरकानूनी गतिविधियों के सबूत और उनके द्वारा मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश के सबूत सब कुछ था। मैं जानती थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और मुझे तैयार रहना होगा। और जब विक्रम ने नेहा को मेरे सामने चूमा तो मुझे लगा कि ये वही पल है, ये वो पल है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। और मैंने वही किया जो मैंने प्लान किया था। मैं मुस्कुराई और मैंने तलाक के कागजात विक्रम को थमा दिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो तूफान उस जलसे के बाद आया वो और भी बड़ा था। उस रात जलसे से निकलने के बाद मैं सीधे अपने माँ पिताजी के घर गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो वो सदमे में आ गए। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ कि विक्रम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें सारे सबूत दिखाए तो उनकी आंखें खुल गईं। माँ बहुत रोईं। उन्हें दुख था कि मैंने इतना सब कुछ अकेले सहा और उन्हें बताया तक नहीं। लेकिन पिताजी ने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो हर लड़की में नहीं होती। और तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन से चीजें बहुत तेजी से बदलने लगीं। आरती जी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी और साथ ही विक्रम के खिलाफ धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी का केस भी दायर कर दिया। विक्रम को कोर्ट का नोटिस मिला और उनकी दुनिया हिलने लगी। उन्होंने मुझे फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनका एक भी फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने मेरे माँ पिताजी के घर आने की कोशिश की, लेकिन पिताजी ने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया। विक्रम बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहे कि प्रिया, बाहर आओ, मुझसे बात करो, ये सब गलत फहमी है। लेकिन मैं बाहर नहीं गई। मुझे पता था कि अगर मैं अब कमजोर पड़ी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर विक्रम ने अपनी चाल चली। उन्होंने मीडिया में ये कहानी फैलाने की कोशिश की कि मैं एक स्वार्थी औरत हूँ जो सिर्फ उनकी संपत्ति हड़पना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ फर्जी गवाह भी खड़े कर दिए जो कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही देने वाले थे। लेकिन विक्रम ये भूल गए कि मेरे पास सारे सबूत थे, सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। और जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो आरती जी ने एक एक करके सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए। विक्रम के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट में विक्रम का चेहरा देखने लायक था। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें लगा था कि वो आसानी से इस केस को जीत लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कम आंका था। और सिर्फ तलाक का केस ही नहीं, बल्कि उनकी कंपनी की गैरकानूनी गतिविधियों की जांच भी शुरू हो गई। आयकर विभाग ने उनके ऑफिस में छापा मारा, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए और उनके बिजनेस पार्टनर्स भी उनसे दूर होने लगे। नेहा तो बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी।
जैसे ही उसे पता चला कि विक्रम मुसीबत में है, वो गायब हो गई और बाकी जो लड़कियां विक्रम के पास पैसों के लिए आती थीं, वो सब भी भाग गईं। विक्रम अकेले पड़ गए, पूरी तरह से अकेले। उनके पास न पैसा रहा, न इज्जत रही, न कोई साथी रहा, और सब कुछ सिर्फ 4 महीने में खत्म हो गया। जिस शख्स ने सोचा था कि वो मुझे पब्लिक में अपमानित करके तोड़ देगा, वो खुद टूट गया, और मैं जो उनकी नजरों में एक कमजोर निर्भर औरत थी, मैं उनसे कहीं ज्यादा मजबूत निकली। कोर्ट ने हमारा तलाक मंजूर कर लिया और साथ ही विक्रम को आदेश दिया गया कि वो मेरे पिताजी के 75 लाख रुपए ब्याज के साथ वापस करें, और वो सारी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पर थी, वो भी पूरी तरह से मेरे नाम सुरक्षित कर दी गई। विक्रम को कुछ नहीं मिला सिवाय अपनी गलतियों के और अपनी बर्बादी के। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे लगा कि अब मैं आजाद हूँ, सचमुच आजाद। लेकिन दोस्तों, आजादी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई, खुद को फिर से बनाने की जिम्मेदारी, क्योंकि उन 3 सालों में मैंने खुद को खो दिया था। मुझे फिर से खुद को ढूंढना था और मैंने वही किया। तलाक के बाद मैंने काउंसलिंग लेनी शुरू की। एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना शुरू किया जिनका नाम था डॉक्टर श्रेया मेनन। डॉक्टर श्रेया ने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने मुझे समझाया कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे समझाया कि भावनात्मक शोषण एक असली चीज है और इससे उबरने में समय लगता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपने आप से फिर से प्यार करना है, कैसे अपने आप को माफ करना है और कैसे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे मैं बदलने लगी। मैंने अपने पुराने दोस्तों से फिर से संपर्क किया। वो सब बहुत खुश हुए मुझसे मिलकर। उन्होंने कहा कि प्रिया, हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। मैंने अपने शौक फिर से शुरू किए। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, जो मैंने विक्रम से शादी के बाद छोड़ दी थी। मैंने फिर से पेंटिंग करनी शुरू की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक नई नौकरी भी ढूंढी। एक अच्छी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट मिली। मैं फिर से काम करने लगी और मुझे अपनी पहचान मिलने लगी। अब मैं सिर्फ वो किसी की पत्नी नहीं थी, मैं प्रिया थी, एक इंडिपेंडेंट, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई औरत। मैंने एक नया घर भी खरीदा, एक छोटा सा लेकिन सुंदर सी फेसिंग अपार्टमेंट जहां मैं अकेली रहने लगी। मुझे अपने घर की हर चीज अच्छी लगती थी क्योंकि वो मेरी मेहनत से खरीदी गई थी। वहां कोई मुझे कंट्रोल नहीं करता था, कोई मुझे नीचा नहीं दिखाता था। मैं जैसे चाहती थी वैसे जी सकती थी और ये एहसास बेहद खूबसूरत था। मैंने कुछ सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैं एक महिला कल्याण संगठन से जुड़ गई जो घरेलू हिंसा और भावनात्मक शोषण की शिकार महिलाओं की मदद करती थी। मैं वहां जाकर औरतों से बात करती थी, उन्हें अपनी कहानी सुनाती थी और उन्हें हौसला देती थी कि वो भी अपने लिए लड़ सकती हैं। बहुत सारी औरतों ने मुझसे प्रेरणा लेकर अपने शोषक पतियों के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जिंदगी बदली, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता था कि मेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं, मैं दूसरों की मदद कर पा रही हूँ। और इसी बीच मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, अब तुम्हें फिर से शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि माँ, अभी मैं खुद पर काम कर रही हूँ, मुझे अभी किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। मुझे पहले खुद को पूरी तरह से ठीक करना है और फिर देखूंगी। माँ को मेरी बात समझ आ गई और उन्होंने मुझ पर दबाव नहीं डाला। और इस तरह 1 साल बीत गया, एक पूरा साल जिसमें मैं धीरे धीरे बदलती गई, मजबूत होती गई और अपनी असली पहचान को फिर से पाती गई। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं अपने ऑफिस से घर लौट रही थी और एक लोकल ट्रेन स्टेशन पर मुझे विक्रम दिखे। वो बहुत बदल गए थे। उनके चेहरे पर वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था, उनकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। वो टूटे हुए दिख रहे थे। मैंने उन्हें देखा और चलती रही, लेकिन विक्रम ने मुझे देख लिया और मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने कहा कि प्रिया, प्लीज 1 मिनट रुको। मैं रुक गई। मैंने सोचा कि देखती हूँ क्या कहना है उन्हें। विक्रम ने बहुत दीन आवाज में कहा कि प्रिया, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और मैं उसका पछतावा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि विक्रम, तुम्हें माफी की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, न अपने लिए बल्कि अपने लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी नफरत को अपने दिल में नहीं रखना चाहती थी। मैं आगे बढ़ना चाहती थी और मैं आगे बढ़ गई। विक्रम ने कहा कि मैं जानता हूँ प्रिया, और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें कम आंका था। मैंने सोचा था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया प्रिया, मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत, मेरे दोस्त, सब कुछ, और ये सब मेरी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। मैंने कहा कि विक्रम, ये तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं, बल्कि तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। जो तुमने किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ी, और शायद इस कीमत से तुम कुछ सीख सको।
विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं सीख गया हूँ प्रिया, मैं सीख गया हूँ कि एक औरत को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। मैं सीख गया हूँ कि रिश्तों में इज्जत कितनी जरूरी है। मैं सीख गया हूँ कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। लेकिन ये सब सीखने में मुझे बहुत देर हो गई। मैंने कहा कि देर से सीखना न सीखने से बेहतर है विक्रम। अब तुम्हें अपनी जिंदगी ठीक करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी गलतियों को दोहराओगे नहीं। और यह कहकर मैं चलने लगी। लेकिन विक्रम ने फिर कहा कि प्रिया, एक आखिरी बात, क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी? मैंने रुककर कहा कि विक्रम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में ले सकती हूँ। तुमने जो किया उससे मेरे अंदर एक दर्द है जो हमेशा रहेगा, लेकिन मैंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया है और अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम भी आगे बढ़ो और इस बार अपने आप से वादा करो कि तुम किसी को वो तकलीफ नहीं दोगे जो तुमने मुझे दी। और ये कहकर मैं चली गई। और उस दिन मुझे लगा कि अब मैं सचमुच आजाद हो गई हूँ, न सिर्फ विक्रम से बल्कि उस दर्द से भी जो मैं अपने दिल में लेकर घूम रही थी। मैंने विक्रम को माफ करके खुद को आजाद कर लिया और ये एहसास बेहद खूबसूरत था। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद आपको फिल्मी लगे, लेकिन ये मेरी असली जिंदगी की कहानी है। और मैं ये कहानी इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो औरतें आज किसी रिश्ते में फंसी हैं, जो भावनात्मक शोषण का शिकार हैं, जो सोचती हैं कि वो अपने पति के बिना कुछ नहीं है, उन्हें ये एहसास हो कि वो गलत हैं। हर औरत में ताकत है, हर औरत में हिम्मत है, बस उसे अपनी ताकत को पहचानना होता है। और हाँ, ये भी सच है कि आवाज उठाना आसान नहीं है। डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम चुप रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं तो प्लीज चुप मत रहिए। किसी से बात कीजिए, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, किसी काउंसलर से या किसी महिला संगठन से मदद लीजिए और अपने लिए लड़िए, क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप खुश रहने के लायक हैं, आप इज्जत पाने के लायक हैं और कोई भी शख्स आपको नीचा दिखाने का हक नहीं रखता। और अगर आप एक मर्द हैं तो प्लीज ये मत सोचिए कि औरत को कंट्रोल करना आपका अधिकार है। रिश्ता बराबरी पर चलता है, इज्जत पर चलता है, प्यार पर चलता है, कंट्रोल पर नहीं। अगर आप किसी को सचमुच प्यार करते हैं तो उसे उड़ने दीजिए, उसे अपने सपने पूरे करने दीजिए, उसे खुश रहने दीजिए, क्योंकि प्यार में कैद करना नहीं बल्कि आजाद करना होता है। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी विक्रम के साथ हुआ वो उनकी अपनी करनी का फल था। मैंने कोई बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ अपने आप को बचाया, मैंने अपनी इज्जत बचाई और मैंने अपनी जिंदगी बचाई। और अगर इसके लिए मुझे कठोर कदम उठाने पड़े तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि कभी कभी अपने लिए लड़ना जरूरी होता है, कभी कभी अपने लिए खड़ा होना जरूरी होता है और कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, प्रिया की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, जिसने अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती में बदला और जिसने साबित कर दिया कि एक औरत जब ठान ले तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। और अब मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि मैंने सही किया, या क्या आपको लगता है कि मुझे विक्रम को एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये कहानी भारत के किस शहर कस्बे से सुन रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां वो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि आप बहुत खास हैं, आप बहुत मजबूत हैं और आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।